नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ लॉयर्स के बारे में बताऊंगा और सबसे ज्यादा पैसा जो है एज एन एडवोकेसी के अंदर, एज अ लीगल प्रोफेशन के अंदर कौन से एडवोकेट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छा कमाते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे टाइप्स ऑफ लॉयर्स की अगर मैं बात करूं, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली 10 टाइप्स बताऊंगा जो आपको एज अ सक्सेसफुल अपनी लाइफ के अंदर बनना है। तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं इन 10 कैटेगरीज में से आप अगर चूज करते हो तो होपफुली आप बहुत अच्छा कर पाओगे एडवोकेसी के फील्ड के अंदर, लॉ की फील्ड के अंदर एज एन एडवोकेट के रूप में। सबसे पहले हमारे आते हैं क्रिमिनल लॉयर्स, जिनका काम क्या होता है कि अपने जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, जो अपने क्लाइंट्स होते हैं, उनके बिहाफ में एज अ ट्रायल कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना, साथ में आर्ग्यू करना। अब यहां पे याद रखिएगा, हाईएस्ट पेड जो हमारे इंडिया के अंदर लॉयर्स होते हैं ना, हाईएस्ट पेड की मैं बात कर रहा हूं, वो कौन सी फील्ड में होते हैं? केवल और केवल जो ट्रायल लॉयर्स होते हैं। मैंने वर्ड यूज करा है ट्रायल लॉयर्स। ट्रायल लॉयर्स का मतलब होता है कि जिनको प्रोसिक्यूट करने के लिए काम करना जाया जाता है, कि वो जो है अपने क्लाइंट के बिहाफ में कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, कोर्ट में प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं। तो उन्हीं लॉयर्स को सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर हाईली पेड सक्सेसफुल लॉयर एक तरीके से डेजिग्नेट दिया जाता है। हालांकि मैं कोई बायसनेस शो नहीं कर रहा, यहां पे मैं आपको एक क्लियर इमेज बता रहा हूं कि यहां पे जो है कॉमन सेंस से होती है। सोचिए कि आपको भी पता होगा कि पर हियरिंग के ऊपर जो है आपको चार्ज पे करा जाता है क्लाइंट के द्वारा, कि एक एक हियरिंग का आपको जो है, बहुत सारे लॉयर्स है जो आपको 50 लाख रुपीस, 40 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस एक हियरिंग का चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका अब उन्होंने अपना एज अ प्रोफेशन, एज अ ट्रायल लॉयर के रूप में बना लिया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ट्रायल लॉयर का और एक ड्राफ्टिंग का काम में और बहुत सारे लीगल एडवाइस के काम के अंदर, या आपका जो है नोटराइज के काम के अंदर, वो अलग काम होता है, लेकिन एक ट्रायल लॉयर का काम बहुत ज्यादा अलग होता है। तो उसके अगर अपना प्रोफेशन के अंदर आप अपने पर्टिकुलर ट्रायल लॉयर के तौर पे अपना ज्वाइन करते हो लीगल प्रोफेशन को, मेन फोकस तो आपको पता है कि आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती है किसी भी एक सीनियर एडवोकेट के साथ, अपना ज्वाइन होकर काम सीखना होता है, उनकी डेली एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना होता है, और साथ में जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो कौन कौन से एटिकेट्स को फॉलो अप करना होता है वो आपको सीखना पड़ता है। आर्ग्यू मुझे कैसे करना है, ये कोई आपको बुक पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, ये आपको प्रैक्टिकली देखने से समझ में आएगा। कोई बुक में नहीं लिखा होगा कि भाई पहले आपको कोर्ट में अपीयर होना है, क्या ड्रेस कोड अपनाना है, कौन से पॉइंट पे आपको जो है कब क्या बोलना है। ये आपको खुद देख के ऑब्जर्व करके ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बुक के अंदर तो केवल आपको कानून बता रखा है कि भाई आप आर्ग्यू कब कर सकते हो, आपके क्या अधिकार हैं, आप क्रॉस एग्जामिन या एग्जामिनेशन इन चीफ या एविडेंस की स्टेज पे आपका क्या अधिकार होता है, वगैरह वगैरह। तो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो सिर्फ बुक में आपको पढ़ने को ये चीजें मिलती हैं। बट ट्रायल कैसे चलाना है, मैं ट्रायल अगर एडवोकेट बनूंगा तो मुझे क्या क्या अपने स्टेप्स को फॉलो करना है, वो चीज आपको देख के ऑब्जर्व होंगी, जो बहुत सारे लोग जो है निग्लेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। तो पहला होगा हमारे क्रिमिनल लॉयर, दूसरा होगा हमारे सिविल लॉयर्स, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है, रूल्स का डिस्प्यूट है, रेगुलेशन का डिस्प्यूट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, या पर्सनल इंजरी का कोई डिस्प्यूट है, तो उसके लिए आप अपना एज अ सिविल लॉयर के तौर पे केस को प्रोसिक्यूट कर सकते हो। तीसरे हमारे आते हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स। कॉर्पोरेट लॉयर्स का काम केवल और केवल लीगल एडवाइस करना होता है। याद रखिएगा, बिजनेस के अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्चुअल कोई ऑब्लिगेशन अराइज होता है, या रेगुलेशन अराइज होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, सिर्फ उसमें कॉर्पोरेट लॉयर्स का काम होता है लीगल एडवाइस करना। याद रखना मेरी बात। चौथे हमारे आते हैं टैक्स लॉयर्स। टैक्स लॉयर्स के ना पहले मैं आपको क्लियर तौर पे बोलूंगा, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे ना टैक्स लॉयर बनना है। टैक्स लॉयर जो है, आपको बनने से पहले ना आपका पीछे का बैकग्राउंड एज अ कॉमर्स साइड का अच्छा खासा होना चाहिए, कि आपको अच्छा खासा कंपनीज एक्ट आना चाहिए और इनकम टैक्स आना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो अच्छा खासा आना चाहिए। जब भी तो यार आप एज अ टैक्स लॉयर के रूप में काम करने के लिए इतने एफिशिएंट होंगे। बहुत सारे लोग जो है हमारे जो सीए होते हैं, सीएस होते हैं, वो साथ में एलएलबी क्यों करते हैं? सिर्फ इसीलिए करते हैं कि भाई अगर मैं कोई कंपनी के अंदर ज्वाइन होता हूं तो एज एन एडवोकेट में ज्वाइन होऊंगा, एज अ लॉयर ज्वाइन होऊंगा, तो ताकि मेरी सीएस और सीए की जो डिग्री है वो मेरे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और कंपनीज जो हमारे टैक्स कंपनीज एक्ट होता है 2013 वाला, उसमें मेरे को नॉलेज के बाद मैं कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूट करने के लिए इतना एलिजिबल हो जाऊंगा। तो ये बात याद रखिएगा, टैक्स लॉयर बनने के लिए आपके पास बैकग्राउंड अच्छा खासा कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग होना चाहिए, याद रखिएगा। और हमारे पास में आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो लॉयर्स होते हैं। आजकल इसका ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब नए नए बिजनेसेस ओपन अप हो रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं भाई, उनको फिर अपना ब्रांड जो है आगे रजिस्टर्ड भी तो कराना है एज अ ये पेटेंट के रूप में, और एज अ ट्रेडमार्क के रूप में, और एज अ कॉपीराइट के अपने इन्फ्रिंजमेंट ना हो तो उसके लिए परमिशन तो लेनी पड़ती है। अब वो कौन लेवाएगा? वो वकील लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर्स। तो ये बहुत बढ़िया काम होता है, तो आप लोग इसके ऊपर भी फॉलो अप करोगे। इसकी बहुत सारी कंपनीज भी आपको गूगल पे आप सर्च करोगे ना, आपको बहुत सारी कंपनीज भी देखने को मिल जाएंगी जो पर्टिकुलरली इन्हीं चीज के बारे में काम करते हैं, और वो भी चाहती है कंपनीज भी कि भाई हम जो है लॉयर्स को हायर करें और अपना कामकाज वो हमारा संभाले। तो ये भी आप काम अपना जीवन के अंदर जब अपना एज अ फ्रेशर आप हो, तो ये प्लीज इस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा। हमारे 6 पॉइंट पे आते हैं लेबर लॉयर्स। आपको पता होगा कि अब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट आते हैं कि भाई कोई भी बंदा जो है काम कर रहा है, उसको जो है कंपनी वाले पैसे नहीं दे रहे, या पैसे दे रहे हैं काट के पैसे दे रहे हैं। अब ऐसे केस में आप उस लेबर को या उस पर्टिकुलर वेजेस वाले व्यक्ति को या सैलरी पेड पर्सन को कैसे अपना जो है इंसाफ दिलाओगे कि बंदा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है कि इतने टाइम के लिए मैं रहूंगा, कंपनी ने पहले ही निकाल दिया। अब ये वायलेशन है ना कॉन्ट्रैक्ट का,
तो ऐसे केस में आप उसको कैसे इंसाफ दिला सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा काम है। लेबर लॉयर जिसे हम कहते हैं, तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छा खासा काम मिलता है हमारे इंडिया के अंदर। बट अभी मैं आपको एट द एंड एक चीज और बताऊंगा, इन्वायरमेंटल लॉज भी होते हैं जिसमें वो जो इन्वायरमेंटल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको पता है कि भाई यहाँ पे हमारे घर के पास गार्डनिंग होना रूल्स एंड रेगुलेशन है, घास काटना हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आता है, कोई नहीं करता तो ये वायलेशन है, ये फाइन इंपोज करा जा सकता है। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स आते हैं, तो आप लोग ये भी चेक करिएगा। इसके अंदर भी आप अपना एज अ लिटिगेशन के तौर पे बहुत अच्छा अपना सक्सेसफुल बन सकते हैं। फैमिली लॉयर्स तो ऑब्वियसली प्रोमिनेंट अपनी पोस्ट होती है, तो अगर आप फैमिली लॉयर्स बनते हो तो यहाँ पे आपका डिवोर्स के केसेस बहुत आते हैं, चाइल्ड कस्टडी के केसेस बहुत आते हैं, अडॉप्शन के केसेस बहुत आते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी आप लोग अपना, बट इसके लिए आपका बैकग्राउंड अच्छा खासा होना चाहिए। बैकग्राउंड इन द सेंस आपकी पढ़ाई लिखाई जो है, इन शॉर्ट आपके फैमिली लॉज के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको पता है कि कब वैलिडिटी का क्वेश्चन उठेगा, आपको पता होना चाहिए कि कब डिवोर्स का क्वेश्चन उठना चाहिए, उसके लिए वैलिडिटी का चैलेंज होना मैंडेटरी है या नहीं है, कब नलिटी ऑफ डिग्री की पास होनी चाहिए, तो इसकी अच्छी खासी नॉलेज आपको इनिशियल स्टेज पे अपनी कंप्लीट होनी चाहिए। और 9 पॉइंट पे आता है हमारे पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर्स। मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट जो लॉयर्स होते हैं यानी कि पीआईएल जो फाइल करते हैं, सबसे बढ़िया एक यहां पे अप्रोच होती है कि अगर एक कोई इनिशियल स्टेज पे किसी लॉयर को अपना एक फेम चाहिए या एक नाम उठाना है, तो आपको पहले एक जेन्युइन इशू उठाना पड़ेगा कि आपको पता है कि भाई ये सारी की सारी जनता जो है ना इस पर्टिकुलर इशू के रिगार्डिंग बहुत सालों से फेस कर रही है और वो जेन्युइन इशू होना चाहिए। तो उसके लिए आप अगर पीआईएल फाइल करते हो और आपके पास अच्छे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होंगे और आपके पास वैलिड पॉइंट्स होंगे कि क्यों मेरी पीआईएल जो है अप्रूव होनी चाहिए, कोर्ट से मुझे क्यों जो है पर्टिकुलर फेवर मिलना चाहिए, मेरे फेवर में जजमेंट पास होना चाहिए, अगर आप इतना सा काम कर लेते हो तो आपको एक बहुत अच्छा एक एज मिलती है, एक एज एन एडवोकेट आपकी एक बहुत अच्छी एज होती है और एक अच्छा खासा आपका नाम बनता है कि आपके सामने एक तो जेन्युइन इशू लेके आए एक आम जनता के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा कोर्ट को आपने सेटिस्फाई करा, कोर्ट के सामने अपने फेवरेबल पॉइंट्स रखे और आपको आपके फेवर में जो है कोर्ट ने जजमेंट पास करा। तो सबसे पहला कदम ये और सबसे स्ट्रॉन्ग कदम यही होता है पीआईएल आप एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर्स बनते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे लॉयर्स हैं जिन्होंने अपने हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी पीआईएल फाइल करी और बहुत जेन्युइन पीआईएल फाइल करी, जिनके आज तक हम 2023 तक में अपने केस लॉज में हम पढ़ते आते हैं, रिलीफ हम लेते आते हैं। तो ऐसे उन टाइम पे उन वकीलों ने यही दिमाग लगाया था कि भाई पीआईएल फाइल करी और जेन्युइन पॉइंट्स पे पीआईएल फाइल करी और रिलीफ दिलाया, फिर आगे चल के उनका जो है टाइम नाम जो है आज तक उनका जमा हुआ है। तो ऐसा भी आप अपना हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। और 10th पॉइंट पे आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स। तो अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दों के ऊपर वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज होता है, जैसे आपको पता होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजियस राइट्स, इंडिविजुअल लिबर्टीज के ऊपर जो है बहुत सारे जो है कोर्ट के अंदर केस फाइल होते हैं, तो आप उनको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी बन सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है अपनी लाइफ के अंदर एज एन एडवोकेट आप अगर अपीयर होते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना इसके बारे में पता ही नहीं होता कि मैं जी वकील बन गया हूं, मैं बार काउंसिल के अंदर एआई भी मैंने क्लियर कर लिया है, उसके बाद अब मुझे जो है एक अच्छे वकील के पास जाके बस वो जो कर रहे हैं बस वही फॉलो करना है। नहीं, आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट खुद चूज करना पड़ेगा। याद रखिएगा जब भी आप सक्सेसफुल बन पाओगे, याद रखना कि आपके जो सीनियर साहब हैं उनका इंटरेस्ट मान लेते हैं फैमिली लॉयर्स के अंदर है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि भाई आप भी सक्सेसफुल फैमिली लॉ के अंदर होंगे। आपको पहले अपने एरिया को भी जांचना पड़ता है कि भाई मेरे एरिया में सबसे ज्यादा केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर किस पर्सपेक्टिव में आ रहे हैं, कौन से केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो उस पे अगर ज्यादा केस आ रहे हैं और आप अपना इंटरेस्ट बना लेते हो, बहुत इजीली आप सक्सेसफुल होंगे। याद रखिएगा। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।